हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो हमारे पास है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 11। इससे पहले हम 10 पार्ट में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है वो आज हम डिटेल में कवर करेंगे। एक एक्टिविटी देखेंगे 10.10 और ये जो एक्टिविटी है इस पे आपको एक प्रैक्टिकल भी बेस्ड है जो आपको एग्ज़ाम में आता है। और साथ में ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। To understand the phenomena of refraction of light through a glass slab, let us do an activity। तो एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होती है। तो हमारे पास है एक्टिविटी 10.10। देखते हैं एक्टिविटी में हमें क्या बता रहे हैं कि फिक्स्ड अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड पे एक वाइट पेपर फिक्स करना है ड्राइंग पिन्स की हेल्प से। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। तो जो शीट आपके पास दी होगी उसके बिल्कुल बीच में आपने एक ग्लास स्लैब को रख देना है। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ ग्लास स्लैब विद अ पेंसिल। लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। तो देखो जो आपने ग्लास स्लैब रखा उसके चारों तरफ आपने लाइन लगा देनी है, एक रेक्टेंगल बन जाएगा और उस रेक्टेंगल का नाम आपने लिख देना है ABCD। अब हमें चाहिए 4 आइडेंटिकल पिन्स, 4 पिन्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिक्स 2 पिन E and F vertically such that the line joining the pin is inclined to the edge AB। आपने जो 4 पिन ली थी उनमें से 2 पिन हम ले लेंगे और उनको नाम देंगे E और F। उनको इस तरह से हम फिक्स करेंगे उस पेपर पे कि जो ई और एफ को मिला के जो लाइन बनेगी वो लाइन ए बी जो एज है हमारे ग्लास स्लैब का उसके साथ इंक्लाइंड हो, यानी कि कोई एंगल बनाती हो, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर ना हो, नॉर्मल ना हो, कोई एंगल बना रही हो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन ई एंड एफ थ्रू द अपोजिट एज। अब हमने क्या करना है कि 2 पिन तो हमने फिक्स कर दी ए बी की साइड में। अब उसके अपोजिट में जो दूसरी साइड है या दूसरा जो एज है वो है सी और डी। इसके थ्रू अब हम क्या करेंगे, उन दोनों पिन्स को देखेंगे और उनकी इमेज को देखते हुए 2 और जो पिन हैं हमारे पास जी और एच, उनको दूसरी साइड से देखते हुए इस तरह से फिक्स करेंगे कि जो चारों पिन हैं हमें जी, एच, ई एंड एफ एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में हमें वो नज़र आएँ सारी। ठीक है? अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो जो पिन्स हैं और जो स्लैब है उसको रिमूव कर देंगे और जॉइन कर देंगे उन सभी की पोजीशन को। जो ई और एफ पिन है उसको वहाँ से हटा के उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके हम आगे बढ़ाएँगे ताकि वो लाइन ए बी के साथ मिल जाए। ए बी के साथ मिल जाएगी और जहाँ पे वो मिलेगी उस पॉइंट को नाम दे देंगे O। सिमिलरली जी और एच पिन को हटा के उन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे और उस लाइन को भी आगे बढ़ाएँगे ताकि वो सी डी के साथ मिल जाए और वो मिलेगी सी डी पे जस्ट पॉइंट पे, उसको नाम दे देंगे हम O डैश। अब जो O और O डैश है उनको हम एक और लाइन से जोड़ देंगे, जैसा कि आपको अगली जो फिगर है 10.10 उसमें आपको नज़र आएगा। तो ये है हमारे पास फिगर 10.10। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे रखी है पिन E और यहाँ पे है पिन F, यहाँ पे G और H। ठीक है, ई और एफ को पहले हमने फिक्स कर दिया किसी एंगल पे। देखो देखो ये ई और एफ जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के साथ थोड़ा सा एंगल बना रही है। अब ये जो ई एफ थी इसको बिल्कुल ऐसे जाना था सीधे, पर ये सीधी नहीं गई, थोड़ा सा मुड़ गई और ये ओ डैश पे जाके फिर यहाँ से जी एच के फॉर्म में आगे इमर्ज हुई। तो ये हमारे पास थी एक्टिविटी। अब देखो इस एक्टिविटी से हमें क्या क्या पता लगता है।
In this activity, you will note that light ray has changed its direction at O and O dash. इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि जो लाइट रे है उसने ओ पे भी अपनी डायरेक्शन चेंज करी और जो पॉइंट ओ डैश था वहाँ भी अपनी डायरेक्शन चेंज करी। नोट दैट बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ये ओ और ओ डैश जो पॉइंट हैं वो हर बार देखो दोनों ही ये पॉइंट इंटरफेस पे लाई कर रहे हैं, जैसा हमने कल भी देखा था। इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उनके इंटरफेस पे जहाँ पे आपस में मिलते हैं वहाँ पे लाई कर रहे हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एन एन डैश, यहाँ पे डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है एन एन डैश, ये है परपेंडिकुलर टू साइड ए बी एट ओ, एंड अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश टू सी डी एट ओ डैश। यहाँ पे भी आपको एक और परपेंडिकुलर दिख रहा होगा एम एम डैश, और ये सी डी जो लाइन है उस पे परपेंडिकुलर है। और कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है, जहाँ से लाइट एमर्ज हो रही है पॉइंट ओ डैश पे ये परपेंडिकुलर बना हुआ है। The light ray at point O has entered from rarer medium to the denser medium। आप देखेंगे O पॉइंट पे क्या हो रहा है, O पॉइंट पे लाइट जो है एयर से आ रही है ग्लास में। एयर में पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं क्योंकि एयर गैसियस है। गैसियस स्टेट में हमें पता है पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम होती है और वो रेंडमली एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए होते हैं। ऐसे जो मीडियम होते हैं वो कहलाते हैं रेयरर मीडियम या रेयर मीडियम, जहाँ पे पार्टिकल दूर हैं एक दूसरे से, रेयर हैं। और ग्लास एक सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, डेंसर होते हैं, तो ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम कहलाता है। तो जो रे है हमें बता रहा है कि वो आ रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट, अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है, तो मैं इसको रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। नोट दैट लाइट रे हैज़ बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जो लाइट रे है उसको जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइन पे, पर वो नॉर्मल की तरफ को थोड़ा सा बेंड हो गई। देखो अब ओ डैश पे क्या हुआ, एट ओ डैश द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। ओ डैश पे लाइट जो जा रही है, यहाँ पे ओ डैश आपको दिखेगा, तो यहाँ पे लाइट जा रही है ग्लास से एयर की तरफ को। ग्लास अब यहाँ पे कैसा है, डेंसर है, और एयर कैसी है, अगेन रेयर मीडियम है, रेयर है। तो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ को ओ डैश पे लाइट जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है, द लाइट हेयर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ए बी एंड सी डी। तो हमें बता रहा है कि ए बी सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे ये जो एंगल आई आया, ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे जो एंगल आर आ रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, बड़े या छोटे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम नोट करेंगे। देखो ये जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा, इससे दो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आए, जो अभी अंडरलाइन भी हमने किए थे, कि जब भी लाइट जाएगी किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, तो वो बेंड करेगी, किस तरफ को बेंड करेगी, वो बेंड करेगी टुवार्ड नॉर्मल, टुवार्ड नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना है आपने और याद भी रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस हमने देखा कि जब लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, डेंसर से रेयर की ओर जा रही है, क्या तब भी वो बेंड हो रही है? बिल्कुल वो बेंड हो रही है। किस तरफ को बेंड हो रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से
बाहर की ओर नॉर्मल से दूर वो बेंड हो रही है। तो ये दो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमारे पास निकल के आए, इनको आपने याद रखना है। इससे आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बता रहा है। इन फिगर 10.10 ईओ इज द इंसिडेंट रे। ईओ, ई से लेके ओ पॉइंट तक जो रे है वो है हमारे पास इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली इंसिडेंट है क्योंकि वो टकरा रही है, इसलिए इंसिडेंट उसको बोला जाएगा। यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हुई, मुड़ गई, तो ओ से लेके ओ डैश तक, ओ से लेके ओ डैश तक जो रे है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आ गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, जो मुड़ी हुई है, ओ से लेके ओ डैश तक जो रे है रिफ्रैक्टेड है। एंड ओ डैश एच इज द इमर्जेंट रे। ओ डैश से एच तक की तरफ जो रे जा रही है वो इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे दोबारा से टकरा रही है तो इसको फिर से एंगल आई लिख दिया है इन्होंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्ट होके जा रही है तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं, या बहुत बार इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी बोल दिया जाता है। एंगल ई से भी बहुत केसेस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल बनता है, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। यू मे ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखेंगे आप, जो इंसिडेंट रे थी डॉटेड की फॉर्म में इन्होंने आगे बढ़ाई हुई है, तो इसको अगर देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इमर्जेंट रे है और यहाँ पे हमारे पास ये इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं। वाई डज इट हैपन सो। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों पैरेलल आई? तो देखो आगे बताया हमें, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसिस। जो एक्सटेंड है बेंडिंग का अपोजिट फेसिस पे, अपोजिट फेस कौन से हैं? एक फेस है ए बी, जितनी यहाँ पे बेंड हो रही है वो अंदर की तरफ को, उतनी ही वो बेंड हो रही है सी डी फेस पे बाहर की तरफ को। अपोजिट फेसिस ए बी एंड सी डी ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। तो इनके जो एक्सटेंड है बेंडिंग का, लाइट को बेंड करने की जो एबिलिटी है, दोनों फेसेस की इक्वल है और अपोजिट भी है। तो जिसकी वजह से वो उसकी डायरेक्शन वापस से सेम हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और वो ये जो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं। दिस इज वाई द रे emerges parallel to the incident ray. तो however the light ray is shifted sidewise slightly। तो पर क्या होता है, जो लाइट रे है थोड़ी सी साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाती है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इसके रास्ते से वो थोड़ा शिफ्ट होके यहाँ तक आ गई है, देखो इतना इसमें शिफ्ट आ गया है। ये जो शिफ्ट है इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? द साइड वाइज शिफ्ट ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय अ ग्लास स्लैब इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं, what happens when a ray of light is incident normally to the interface of two medium। क्या होगा जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करेगी दो मीडियम के इंटरफेस पे? बच्चों ऐसे केसेस में जो लाइट है उसका जो पाथ है वो बिना मुड़े वो सीधे ही ट्रेवल करती है, ऐसे में वो उसका रास्ता नहीं मुड़ पाता। ठीक है, वो मुड़ेगा तभी जब वो किसी एंगल के साथ टकराएगी। अगर वो नॉर्मली उसके साथ इंसिडेंट करती है तो नॉर्मली ही एमर्ज होगी, तो उसमें कोई भी कहीं पे आपको रिफ्रैक्शन नज़र नहीं आएगी। देखो, नाउ यू आर फेमिलियर विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये होती क्यों है, इसके बारे में हमें बताया है कि रिफ्रैक्शन होने का रीज़न ये है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो एक मीडियम में, जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कुछ और होगी, जो रेयर मीडियम है लाइट की स्पीड कुछ और होगी। तो उस स्पीड के डिफरेंस की वजह से इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इससे रिलेटेड भी कुछ लॉज हमारे पास हैं जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिराइव किए हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, बिल्कुल जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह ये लॉज हैं, कुछ थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस है। सेकंड में देखो फर्स्ट क्या बता रहा है हमें, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent medium at a point of incidence all lies in same plane। तो सभी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होते हैं सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक पेपर पे सभी को ड्रॉ किया जा सकेगा। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा लॉ हमारे पास क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा ही कांस्टेंट होंगे फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। किसी गिवन कलर की लाइट के और किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के, जैसे कि पेयर का मतलब हुआ कि एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है, पेयर होगा। उस पर्टिकुलर पेयर के लिए, किसी भी लाइट के लिए ये दोनों एंगल की रेशो हमेशा ही कांस्टेंट आएगी, बराबर आएगी। इसी को हम बोलते हैं स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने याद रखना है और आपसे ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।